हेलो एवरीवन, चलिए देखिए इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक का आप पे जो बचे थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए एथिल अल्कोहल। जो आपके क्या है, जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कुछ क्या देखने वाले हैं, कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्या पढ़ते हैं आप, एथिल अल्कोहल। ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। देखिए एथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है, एथिनॉल भी इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल ये इसका साधारण नाम है। ठीक है, ये और जो आपका एथेनॉल होता है इसका ये क्या है, IUPAC नाम है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए इसका जो होता है अणु सूत्र, अब देखिए एथिल अल्कोहल का जो आपका अणु सूत्र होता है ये आपका C2H5OH होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं अणु सूत्र। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या हो गया, C2H5OH। अब देखिए इसका जो संरचना सूत्र है, मतलब कि इसकी संरचना कैसे बनती है। देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, इस पे देखिए कितनी 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक O है, ये H है। तो ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र, ये अणु सूत्र, ये संरचना सूत्र। अब देखिए अणुभार, अणुभार इसका कितना हो जाएगा, अणुभार देखिए कार्बन का देखिए 12 होता भार, इसका भी 12 12 24, इसका कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 24 और 16 40। और इसका देखिए एक होता हाइड्रोजन का, कितना हो, कितनी हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा इसका 46। ये क्या हो गया इसका अणुभार कितना हो गया 46 हो गया। ठीक है, जो देखिए सामान्यतः एथिल अल्कोहल को ही क्या कहा जाता है, आपको अल्कोहल कहा जाता है। जो एथिल अल्कोहल होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। अब देखिए अल्कोहल में क्या होते हैं, आपके OH समूह हैं उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए जो अल्कोहल होते हैं ये प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में उपस्थित होते हैं। जो आपके अल्कोहल होते हैं ये क्या होते हैं, आपके प्रकृति में सुगंधित तेलों और फलों के रूप में, फलों में क्या होता है, फलों में आपके एस्टर पाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना, फलों में एस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अल्कोहल होते हैं, ये जो एथिल अल्कोहल होता है ये स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा ये अल्कोहल को, मतलब कि आप ये जो ये इन्हें कह सकते हैं, इन्हें प्रायः स्टार्च युक्त स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, बनाया जाता है। जो एथिल अल्कोहल होते हैं इन्हें स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, इसीलिए इसे जो एथिल अल्कोहल है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अन्य अल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्य अल्कोहल भी कहा जाता है। एथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है, अन्य अल्कोहल। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेन अल्कोहल। क्या कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल। ठीक है ना, ग्रेन अल्कोहल कहलाता है। तो ग्रेन अल्कोहल, अन्य अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को क्यों कहते हैं, एथिल अल्कोहल जो आपके स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, जो एथिल अल्कोहल होता है स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अन्य अल्कोहल भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा, ये जो आपका एथिल अल्कोहल है यह क्या होता है, शराब, शराब का मुख्य अवयव होता है। ठीक है, मतलब कि इससे शराब बनाई जाती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिए, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका एथिल अल्कोहल होता है यह क्या होता है, यह शराब का, यह क्या होता है, यह शराब का मुख्य, यह शराब का मुख्य अवयव है। ठीक है, मतलब कि इसी से क्या होते हैं, शराब बनाए जाते हैं।
इसीलिए इसे देखिए क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन क्या कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन ये कहा जाता है। स्पिरिट, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो क्या थी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। पहला देखिए क्या पढ़े थे, जो आपके अल्कोहल होते हैं प्रकृति में क्या होते हैं, सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये इतना समझ गए। चलिए ठीक है, अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए इसका निर्माण। ठीक है, जो आपका एथिल अल्कोहल होता है इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा किवड़न, ठीक है ना, इसका देखिए अभी आप पढ़ेंगे किवड़न विधि द्वारा। जैसे जो आपका गन्ना नहीं होता है, शर्करा, ठीक है, गन्ने से क्या मिलता है, शर्करा मिलता है, शर्करा से सीरा मिलता है, सीरा से क्या करेंगे, सीरा में ईस्ट की उपस्थिति करेंगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH। हेडिंग डाल लीजिए निर्माण। निर्माण को इंग्लिश में कहते हैं प्रीपरेशन। ठीक है ना, कि आपके जो एथिल अल्कोहल होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। देखिए जो आपके एथिल अल्कोहल होते हैं इनका निर्माण सीरा मतलब जो आपके क्या होते हैं, गन्ना होता है, गन्ना में देखिए क्या, गन्ने से आपकी चीनी बनती है, ठीक है ना, उसी में देखिए क्या होता है, गुड़ भी बनता है ना, तो गुड़ से क्या करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं, गुड़ को ही क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। तो इसी का देखिए क्या करते हैं, किवड़न विधि द्वारा क्या करते हैं, हम क्या है आपके एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा सीरा क्या होता है, आपका जो गुड़ होते हैं सीरा के किवड़न से अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए सीरा कहाँ से प्राप्त होता है, सीरा आपका जो गन्ना का रस होता है उसी से प्राप्त होता है। तो जो जिसे कह सकते हैं, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो आपका सीरा होता है, सीरा देखिए उसी को कहते हैं, जो गन्ने के रस से प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। अब उसी से देखिए आपके सीरे का क्या करते हैं, किवड़न से क्या होता है, आपका अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो आपने क्या ले लिया, शर्करा, ये क्या होगी आपकी शर्करा, ठीक है, जो क्या होती है, जो आपका शुगर केन होता है उसी में पाया जाता है चीनी। अब देखिए इसी में क्या होता है, जब उसी के रस से क्या प्राप्त करते हैं, सीरा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब सीरा का क्या कराएंगे, सीरा का क्रिया कराएंगे ईस्ट से, ठीक है ना, ईस्ट से कराते हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या बन जाता है, एथेनॉल ये बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सीरे की क्या करेंगे, ईस्ट से करेंगे तो आपका एथेनॉल ये बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए मैं इसमें कुछ बता रहा हूं। पहला देखिए क्या हो गया, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीनी होती है, चीनी का इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। चीनी का सूत्र देखिए कितना होता है आपका, C12H22O11, ये क्या हो गया आपका, सीरा हो गया, शर्करा हो गया, ठीक है ना, C12H22O11, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे आप, आपके ईस्ट में देखिए क्या होते हैं, दो आपके एंजाइम होते हैं। पहला देखिए ईस्ट में होते हैं, पहला किसके साथ करते हैं, इनवर्टेज, ये क्या आपका एक एंजाइम है इनवर्टेज, ये भी किस में होता है, आपके ईस्ट में होता है इनवर्टेज। ठीक है ना, ईस्ट में क्या होता है, इनवर्टेज से करते हैं, तो ये किस में टूट जाता है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12 आपका O6 प्लस किस में टूटेगा, C6H12 आपका O6, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, क्या आपका ग्लूकोज
कोस है, और ये आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज। ग्लूकोज में देखिए आपके एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, दोनों का देखिए सूत्र तो सेम ही है ना, तो लेकिन ग्लूकोज में आपके एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, फ्रक्टोज में क्या होता है आपका जो कीटोन समूह उपस्थित होता है। अब देखिए ले लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज, या आपके यहाँ पे किसी भी चीज को ले लीजिए, यहाँ पे ग्लूकोज को ले लीजिए, यहाँ पे C6 है, आपका S12O6 है, ठीक है। तो आपने इसी को ले लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हाँ अब इसका देखिए किसके साथ कराएंगे, यहाँ पे क्या कराए थे इन्वर्टेज के साथ। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ये लिखेंगे जायमेज के साथ, किसके साथ, जायमेज के साथ, जायमेज के साथ ये भी करेंगे। ये भी क्या होता है आपके ईस्ट में होते हैं, ठीक है ना, ईस्ट में होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में बदल देगा, आपके एथेनॉल में बदल देगा। C2H5 आपका OH देगा, प्लस इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये था आपका क्या था, एथेनॉल के निर्माण करने की विधियां थी, ठीक है। कैसे करते हैं, कीवर्डन विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे पहला क्या करेंगे इन्वर्टेज, फिर दूसरा जायमेज। अब देखते हैं इसका भौतिक गुण, जो आपका क्या होता है एथिल अल्कोहल होता है, इसका क्या देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। ये जो आपका एथेनॉल होता है ये दिखता कैसा है, रंग इसका कैसा होता है, गंध कैसी होती है। देखिए सबसे पहला देखिए क्या देखते हैं, जो आपका एथिल अल्कोहल होता है ये क्या होता है, रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए पहला क्या होता है, ये रंगहीन होता है, रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है, ज्वलनशील आपका ये द्रव होता है, ठीक है। और देखिए जो इसका क्वथनांक होता है, जो इसका देखिए क्वथनांक कितना होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक कितना होता है, ये आपका ये क्वथनांक है, क्वथनांक, ठीक है। और इसका देखिए जो घनत्व होता है, घनत्व ये क्या होता है 0.789, इसका घनत्व कितना होता है 0.789, ये क्या है इसका घनत्व है, घनत्व, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसमें एक विशेष गंध होती है, इसमें क्या होती है विशेष गंध होती है, जो एथिल अल्कोहल होता है इसमें एक विशेष गंध होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है विशेष गंध होती है। और देखिए इसमें क्या होता है, ये स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में ये स्वाद में तीखा होता है, कैसा होता है स्वाद में आपका ये तीखा होता है, ठीक है। और ये देखिए क्या होता है, और ये उदासीन होता है, ठीक है। ये कैसा होता है उदासीन होता है। अब चलिए देखते हैं इसके रासायनिक गुण। फिजिकल गुण तो पढ़ चुके, ये क्या होते हैं आपके, ये रंगहीन होते हैं, ज्वलनशील द्रव होते हैं, ठीक है। इसमें एक विशेष गंध होती है, और ये स्वाद में कैसे होते हैं तीखे होते हैं, ठीक है। अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक गुण, जिसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण को देखें इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसकी क्या है पहले केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला नंबर देखिए जो होता है ये एथिल अल्कोहल किसके साथ, क्षार धातुओं से क्रिया, मतलब कि जो आपके एथिल होते हैं नंबर 1 कर लीजिए, इसके देखिए निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जो आपके एथिल अल्कोहल होता है वो इसके निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म होते हैं। पहला ये लिख लीजिए क्षार धातुओं से क्रिया, क्षार धातुओं से क्रिया, ठीक है ना। इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिएक्शन फ्रॉम अल्कली मेटल्स,
ठीक है। क्षार धातुओं को कहते हैं अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब देखिए जो आपका एथिल अल्कोहल होता है, एथेनॉल होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, जो क्षार धातु जैसे क्या हो गया आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब से क्रिया करके देखिए क्या बनाता है, ये आप इसमें, हाँ ये देखिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ C2H5 आपका OH प्लस किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ करा रहे हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया देखिए हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन नहीं रहती, यही क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ C2H5, यहाँ पे O रहेगा, इसी की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, और यहाँ पे 2 मोल्स जो हाइड्रोजन रहेगी ये गैस निकल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड ये बन जाएगा। अब इसको देखिए कैसे परिभाषित करते हैं। देखिए जब क्या करते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्या करते हैं, क्षार धातुओं के साथ करने पर जो OH समूह नहीं है, ये आपका OH समूह की हाइड्रोजन क्या हो जाती है, क्षार धातुओं से प्रतिस्थापित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका सोडियम, इसको लिख लीजिए क्या नाम है, इसको सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, ये क्या सोडियम एथॉक्साइड, और ये क्या आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और यहाँ पे ये एथिल अल्कोहल ये सोडियम से करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है। अब दूसरा नंबर, ठीक है, इसको मिटा दें, चलिए ठीक है इसको मिटा रहे हैं। अब दूसरा देखिए किसके साथ क्रिया कराएंगे, आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, सांद्र मतलब क्या होता है आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा नंबर क्या है आपका सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, ठीक है। दूसरा क्या है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सांद्र में क्या होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ये क्रिया करता है एथिल अल्कोहल तो क्या बनाता है, देखिए आपका ये एथिल अल्कोहल हो गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल देखिए जब क्या करता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और जल का निर्माण करता है। क्या बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या करता है जल का निर्माण करता है। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या हो गया आपका C2H5 आपका ये OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया, प्लस आपकी H2SO4 है ना, प्लस ये H हो गया, ये HSO4। अब देखिए यहां से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो OH समूह होता है, जो आपकी H2SO4 होती है, ये डिहाइड्रेटिंग मतलब कि क्या करती है पानी को निकालती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको पानी को निकालने ये भी कहा जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब इसको गर्म कर देंगे 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यहाँ से ये जल निकल जाएगा और ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका C2H5HSO4 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O। तो यही आपका क्या है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या बना रहा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल का निर्माण कर रहा है। तो इसको देखिए परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 100 से 110, 120 या 130 तक गर्म करने पर ये क्या हो, ये किस में बदल जाते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल का निर्माण करते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन लेते हैं, यही कंडीशन है यहाँ पे। अब देखिए जैसे जैसे क्या करेंगे तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो आपका देखिए ईथर भी बन जाएगा। अब देखिए यही सेम ले लीजिए, क्या आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये आपका हो गया C2H5, ये हो गया HSO4, ये क्या है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को किसके साथ कर रहे हैं आप
एथेनॉल के साथ, ठीक है, C2H5, यहाँ पे आप ये जो OH है ये इसको आप इस साइड लिख दीजिए, यहाँ पे OH लिखते हैं तो यहाँ पे इस साइड यहाँ पे O लिख दीजिए, यहाँ पे H लिख दीजिए, ये प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपकी जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहती है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगी, आपका निकल जाएगी। जो और तेज गर्म करने पर तो क्या हो जाएगा, आपकी जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहती है 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। आपका ये हो गया C2H5O, आपका C2H5, ये क्या हो गया, डाई एथिल ईथर प्लस आपकी जो H2SO4 थी ये आपकी निकल गई। समझ रहे हैं ना। तो पहला 100 से 110 पर करेंगे तो क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर और तेज गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब देखिए इसी को क्या करेंगे, और तेज गर्म कर देंगे, ठीक है ना, 140 से भी ऊपर गर्म करेंगे तो ये किस में बन जाएगा, ये आपका एथिलीन में बन जाएगा, एथीन में बन जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए, दूसरा ये गुण था। अब चलिए देखते हैं इसका। हाँ ये ध्यान रखें, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 100 से 110 तो क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। 140 तक जाएंगे तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा, और जाएंगे 150 60 जाएंगे तो एथीन में ये बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका उपयोग, जो आपका अल्कोहल होता है इसका उपयोग कहां पर होता है। उपयोग का मतलब क्या होता है, यूजेज, इसका यूजेज कहां कहां पर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका उपयोग क्या दिया गया, मेथिलीकृत स्प्रिट। तो देखिए क्या होती है मेथिलीकृत स्प्रिट, इसको समझिएगा, मेथिलीकृत स्प्रिट। देखिए मेथिलीकृत जो आपका क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है ना, जब एथिल अल्कोहल में, ठीक है ना, जब एथिल अल्कोहल जो मतलब कि जो वाइन्स वगैरह रहते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मतलब कि मेथेनॉल, ठीक है, एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल, ठीक है ना, पिरिडीन या फिर इसमें कॉपर सल्फेट मिला करके इसे विषैला कर दिया जाता है। जो एथिल अल्कोहल होता है इसमें क्या मिलाएंगे, मेथिल अल्कोहल, ठीक है, और या फिर क्या मिलाएंगे, पिरिडीन मिलाएंगे, या फिर कॉपर सल्फेट मिला करके इस अल्कोहल को क्या कर दिया जाता है, आप इसको विषैला कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं मेथिलीकृत स्प्रिट, ठीक है, जो कि पीने योग्य नहीं रहती है, वो क्या हो जाती है, विष बन जाती है, जहर बन जाएगी। जब एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल, पिरिडीन और क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, विषैला बन जाएगा, ठीक है। इसी को देखिए क्या कहते हैं, इसी पराक्रम को कहते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण, मतलब कि इंग्लिश में कहते हैं डीनेचुरेशन कहते हैं। अब देखिए दूसरा इसका यूजेस कहां पर होता है, इसका देखिए क्या होता है, पेंट सल्फर आयोडीन गोंद आदि के विलायक के रूप में, किसमें होता है, पेंट आपका जो सल्फर आयोडीन आदि के विलायक के रूप में होती है, आदि के विलायक के रूप में होती है, ठीक है ना। और दूसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा देख लीजिए क्या होता है, तीसरा देखिए वैसे बता दें, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा दिया गया है क्लोरल, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में, इन सब के निर्माण में क्या होता है, आपका एथिल अल्कोहल का यूज होता है। और देखिए क्या होता है, एल्कोहलिक पेय, मतलब कि जो आपके मदिरा वगैरह रहता है, शराब वगैरह रहते हैं, इसी का क्या होता है, उपयोग होता है उसको बनाने में। और देखिए दिया गया मोटर व हवाई जहाजों के में ईंधन के रूप में, जो मोटर जो नहीं रहती, अब देखिए एथेनॉल फ्यूल भी आ गया, मिक्सिंग करके देते हैं एथेनॉल का, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए क्या होता है, जो मोटर या हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में एथिल अल्कोहल का ही यूज होता है। और देखिए दिया गया पारदर्शक साबुन, मतलब एक पार से दूसरी पार दिखाई देने वाले साबुन में भी इसी का उपयोग होता है।
और एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण में भी किया जाता, मतलब कि जीवों को बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका यौगिक है, इंपॉर्टेंट यौगिक है। दूसरा है आपकी एसिटिक अम्ल, इसको कहते हैं या फिर एसिटिक अम्ल को कहते हैं एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कहते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल। इसका देखिए क्या होता है, जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH, ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना देखिए कैसे बनती है। यहाँ पे C है, इस पर लगा हुआ कार्बन कितने हैं आपके? ये देखिए 3 कार्बन लगे हुए, ये कार्बन है, इस पे 2, यहाँ पे देखिए एक तो डबल बॉन्ड लगा, इस साइड आपका एक O है, ये आपका ये अच्छा, इसकी ये क्या है आपकी? ये संरचना सूत्र है। और देखिए अब इसका देखिए अणुभार बताइए, इसका देखिए अणुभार कितना होगा? ये 6 है, ये सॉरी ये 12 है अणुभार, कार्बन का 12, ये भी 12, 24। अब देखिए 16 और ये 32, 32 और 24 देखिए कितना हो जाएगा? 32 और 24 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 और 4 60, इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जो आपकी एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना, सांद्र देखिए क्या होती है। एसिटिक अम्ल का पृथक्करण सर्वप्रथम स्टाहल ने, देखिए सांद्र एसिटिक अम्ल का पृथक्करण सर्वप्रथम स्टाहल, सबसे पहले कौन किए थे? स्टाहल, स्टाहल, इंग्लिश में कहेंगे इसको STAHL, STAHL, स्टाहल ने सन आपके 1700, स्टाहल ने सन 1700 में किया था। ठीक है, सबसे पहले एसिटिक अम्ल का पृथक्करण स्टाहल ने सन 1700 ईस्वी में किया था। फिर देखिए स्टाहल के बाद आप देखिए कौन आए थे? कोलबे आए थे। कोलबे ने, देखिए कौन आए थे? कोलबे, कोलबे ने ये प्रयोगशाला में किए थे। कोलबे ने कब किया था? 1845 ईस्वी में। कोलबे ने 1845 में क्या किए थे? इसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किए थे, प्रयोगशाला में इसको एसिटिक अम्ल को बनाए थे। देखिए जो आपकी एसिटिक अम्ल होती है, एसिटिक अम्ल सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? सिरके में पाई जाती है। तो इसका मुख्य जो एसिटिक अम्ल है, इसका मुख्य अवयव क्या है आपका? सिरका है। ठीक है, ये सिरके में ज्यादा पाई जाती है। हाँ, और देखिए क्या, हाँ इसीलिए देखिए इसको क्या कहा जाता है? सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। जो एसिटिक अम्ल होती है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। ये सिरके में ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको सिरके का अम्ल कहा जाता है। और ये कैसी होती है? स्वाद में खट्टी होती है। जो एसिटिक अम्ल होती है स्वाद में कैसी होती है? खट्टी होती है। और देखिए जो पसीना नहीं निकलता है, पसीने में भी जो आपकी एसिटिक अम्ल होती है ये थोड़ी सी मात्रा में उपस्थित होती है। पसीने में भी थोड़ी सी मात्रा में जो एसिटिक अम्ल होती है वो आपकी उपस्थित होती है। चलिए अब देखते हैं एसिटिक अम्ल का क्या देखते हैं? भौतिक गुण। हाँ, इसका देखिए क्या देखते हैं सबसे अब हेडिंग डाल लीजिए भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसकी भी क्या होते हैं? बहुत भौतिक गुण होते हैं। सबसे पहला देखिए क्या होते हैं? एसिटिक अम्ल ये क्या होती है? रंगहीन, रंगहीन। एसिटिक अम्ल भी कैसी होती है? रंगहीन होती है। अब इसका देखिए स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, सिरके जैसा। सिरके जैसा कैसा होता है स्वाद? तीक्ष्ण होता है। सिरके, लिख लेंगे सिरके जैसी स्वाद भी देखिए, स्वाद में कहा कैसा होता है? खट्टा होता है। अब ये सिरके जैसी, इसमें गंध कैसी होती है? सिरके जैसी क्या होती है? तीक्ष्ण गंध होती है,
तीक्ष्ण गंध होती है। सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला संचारक द्रव है। ये कैसी अवस्था में होती है? ये द्रव अवस्था में होती है, ठीक है ना। जो ये अम्ल है ये भी क्या होती है? द्रव में होती है। तो सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला संचारक द्रव है, वाला संचारक द्रव है। दूसरा देखिए क्या होती है, यह जल में क्या होती है? ये जल तथा आपके कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते, घुल जाती है। यह जल प्लस किस में होती है? कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायकों में क्या होती हैं? आपके विलेय होते हैं। अब देखिए विलेय क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल में क्यों होते हैं? क्योंकि जल के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं? विलेय होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यह जल से भारी होती है। जो आप इथेनॉल पढ़े थे वो जल से हल्का होता था। अब ये देखिए क्या होते हैं? ये जल से भारी होती है और इनका घनत्व जो होता है, घनत्व देखिए क्या हो जाएगा? 1.045 ग्राम मिली होती है। क्या होता है? ग्राम मिली होती है, ठीक है ना। ये जल से भारी होते हैं, इनका ग्राम भी क्या होता है? सॉरी, इनका घनत्व क्या होता है? ज्यादा। एक है तो एक जल का है, ये तो जल से ज्यादा है, ठीक है। और देखिए इसका क्वथनांक, इनका देखिए क्वथनांक जो होता है, इनका जो क्वथनांक होता है ये 118 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तथा हिमांक, ये क्या होता है? हिमांक क्या होते हैं? 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब क्या थे? इसके भौतिक गुण थे। अब चलिए देखिए आगे हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक गुण, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अब आगे हेडिंग डालिए रासायनिक गुण। इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला देखिए क्या होता है? इसके देखिए निम्नलिखित रासायनिक गुण है। इसमें भी पहला नंबर डाल लीजिएगा अम्लीय गुण। अम्लीय गुण, ठीक है। पहला क्या है? अम्लीय गुण क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखिए क्या जानते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए इसका देखिए अम्लीय जो गुण होता है, आप लोग जानते हैं ये जो जल में आयनित होकर केवल एक H+ आयन देती है। अगर इसको जल में घोला जाए, एसिटिक अम्ल होती है CH3COOH। इसको देखिए क्या कर रहे हैं? जब इसको जल में घोल रहे हैं, ठीक है, प्लस H2O, जल में जब घोलेंगे तो ये क्या देगी? एक ही H+ आयन देगी। ये क्या हो जाएगी? CH3COO नेगेटिव एक्वा, ये जलीय विलयन प्लस क्या दे देगा? ये H पॉजिटिव AQ, ये आपका जलीय विलयन। तो जल में घुलने पर जो एसिटिक अम्ल होती है वो केवल एक H+ आयन देती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए आप लोग दूसरा जानते होंगे, जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो ये भी क्या है? आपकी अम्ल है, तो ये क्या कर देगी? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगी, ठीक है। अब दूसरी इसका देखिए कर लीजिए प्रॉपर्टी, ये डाल लीजिए एस्टरीकरण। हाँ, दूसरा ये प्रॉपर्टी है एस्टरीकरण। इसका गुण है एस्टरीकरण। दूसरा गुण है आपका एस्टरीकरण। इसको कहते हैं इंग्लिश में एस्टेरिफिकेशन।
एस्टरीफिकेशन। ठीक है, दूसरा क्या गुण है आपका ये एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण में देखिए क्या होता है, जब आपकी क्या रहती है एसिटिक अम्ल रहती है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है CH3COOH। ठीक है ना, ये क्या आपकी एसिटिक अम्ल जब किसके साथ करेगी, आपके एथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH। ठीक है ना, देखिए किसकी उपस्थिति में करेंगे ये अभिक्रिया एस्टीकरण में, आपके सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो आप क्या कहेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एथिल एसीटेट और जल का निर्माण करेंगे। क्या बनाएंगे, एथिल एसीटेट CH3CO, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा CH3CO, यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ से ये आपका निकल जाएगा और ये फिर ये आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे CH3COO, यहाँ पे C2H5, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे H2O, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है एसिटिक अम्ल है, ये क्या है एथिल अल्कोहल है, किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है एथिल एसीटेट, ये क्या बन रहा है एथिल एसीटेट, एसीटेट जो आपका एथिल एसीटेट है। ठीक है ना, अभिक्रिया में जो आपके उत्पाद में बन रहा है एथिल एसीटेट, इसी को के देखिए क्या कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। यही आपके क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। ठीक है ना, यही अभिक्रिया देखिए क्या कहलाती है, एस्टरीकरण, मतलब कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर आपका एस्टर का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। अब देखिए आगे, अब देखिए जब होता है एथिल एसीटेट, ठीक है ना, मतलब कि एस्टर जब क्या करते हैं, एस्टर अम्ल व क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, ले लीजिए आप उसी को एथिल एसीटेट को, यहाँ पे हो गया CH3 आपका COO C2H5, ये क्या होते हैं क्षार की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जब क्या करते हैं अम्ल व क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या बनाते हैं, अम्ल व क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके ये आपके फिर से देखिए आपके क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा आपके अल्कोहल ये बनाते हैं। तो आपका देखिए क्या बनेगा, आपका C2H5OH प्लस देखिए क्या बन जाएगा आपका CH3 आपका COONA। ठीक है, ये सोडियम एसीटेट बन रहा है। ठीक है, और ये क्या बन रहा है, एथिल एसीटेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यही देखिए अभिक्रिया, इसी को देखिए परिभाषित कैसे करेंगे, एस्टर, ये आपका एस्टर है। ठीक है, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में क्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण, साबुनीकरण। देखिए क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी अभिक्रिया का प्रयोग क्या कहां पर होता है, आपके साबुन को बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये आपका सोडियम एसीटेट है, ये अल्कोहल बन रहा है, इस अभिक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण और इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब तीसरा गुण देखते हैं इसका। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तीसरा देखिए इसका गुण ये है कार्बोनेट, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया देखिए जब किसके साथ करते हैं, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ आपके जो एसिटिक अम्ल होती है वो क्रिया करती है। तो सबसे पहले देखिए
किसके साथ करा लीजिए, कार्बोनेट के साथ, 2 मोल्स ऑफ CH3COOH। कार्बोनेट ले लीजिए सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा सूत्र Na2CO3। इसके साथ देखिए क्रिया करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ CH3COONA, क्या बनेगा आपका सोडियम एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। प्लस आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस आपका क्या बन जाएगा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या होगा, निर्माण होगा। अब देखिए दूसरा ये तो क्या होगा आपका, ये कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसका क्या है सोडियम नाम है कार्बोनेट, कार्बोनेट, और ये क्या बन रहा है सोडियम एसीटेट बन रहा है। अब किसके साथ करा है, ये बाइकार्बोनेट के साथ ले लीजिए, ये हो गया CH3COOH प्लस आपका हो गया, किसके साथ कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सूत्र होता है NaHCO3, ये क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो भी आपका क्या बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा यहाँ पे जल बन जाएगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। तो अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे इसको परिभाषित करेंगे। जो एसिटिक अम्ल होती है कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या करती है, एसीटेट लवण का निर्माण करती है, ठीक है, एसीटेट लवण का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये दोनों समझ गए। अब चलिए देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ पे होता है। जो आपकी एसिटिक अम्ल होती है इसका उपयोग पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, उपयोग मतलब कि क्या होता है यूजेस, इसका यूज कहां कहां पे होता है। देखिए अब इसका देखिए क्या होता है अचार बनाने में, मतलब कि सिरके के रूप में होता है। इसके जो एसिटिक अम्ल होती है सिरके के रूप में, पहले लिख लीजिए क्या होता है सिरके के रूप में, ठीक है, सिरके के रूप में मतलब कि क्या बनाते हैं जब अचार बनाने में। और देखिए क्या होता है आपका यहाँ पे रंग कागज रेशम के उद्योग में इसका क्या होता है उपयोग होता है। और देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रयोगशाला में विभिन्न यौगिकों के रूप में, ठीक है, जैसे सफेदा एसीटोन एसीटेट लवण आदि में इसी का क्या होता है उपयोग होता है। और देखिए क्या होता है विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं के विलायक के रूप में होता है, विभिन्न जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है उसके विलायक के रूप में एसिटिक अम्ल का भी प्रयोग होता है। हाँ ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए जो इसके लवण होते हैं, जो आपके एसिटिक अम्ल के लवण होते हैं, ठीक है, लिखिएगा इसके लवणों का प्रयोग औषधियों में होता है। जो आपकी देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होती है एसिटिक अम्ल होती है इसके लवणों का प्रयोग कहाँ पर होता है औषधियों में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या थे इसके उपयोग थे, ठीक है। तो चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए जो क्या बच रहा है ये साबुन बच रहा, ठीक है ना, इसको कल पढ़ा देंगे। ओके थैंक यू।